जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। आज के ललन टॉप सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी के लिए सेशन आज का वेरी वेरी बेनिफिशियल रहने वाला है। आप सभी सेशन के साथ बने रहें क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में साइंस आती होगी, उनमें से एक ना एक क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं 100%। तो इसलिए सेशन के अंत तक बने रहें। सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको उन पर फोकस करना है। जहाँ भी समझ में नहीं आया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने जो भी पुस्तक लिखी हुई है उसमें विकास से संबंधित, विकासवाद से संबंधित तथ्यों को दिया गया है। तो कौन सी पुस्तक है उनकी, तो जल्दी से आपके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उनकी कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन है आपके सामने द फैमिलीज ऑफ फॉरेबल प्लांट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द लाइफ ऑन अर्थ, द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ड्स। जल्दी से बताइए इसमें से सही उत्तर आपका कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या होगा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप लोग बताइए कि चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डार्विन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये डार्विन जो है वो कहाँ के हैं? कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो डार्विन जो है वो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? डार्विन जो है वो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इन्होंने किस पे काम किया? इन्होंने जैव विकासवाद पे के सिद्धांत पे काम किया। इनके सिद्धांत को डार्विनवाद भी कहा जाता है। कभी कभी आप देखेंगे डार्विनवाद के नाम से भी इनके कई कई प्रकाशित हैं। इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद पे भी अपने सिद्धांत दिए हैं। जो इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है जी कब राइट की थी? तो इन्होंने राइट की थी 1859 में। कब राइट की थी? 1859 में इन्होंने इसको राइट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्या कहा? उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वैसे तो विकास का सिद्धांत तो और भी वैज्ञानिक हैं, लेकिन इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस किन किन के दिए गए हैं। तो चार्ल्स डार्विन है, सर आइजैक न्यूटन है, प्रणव मिस्त्री है, गैलीलियो है। तो इनमें से सिर्फ एक ही है जिन्होंने ऑप्शन दिया गया है जो कि उद्विकास का सिद्धांत, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। लेकिन मुख्य तौर पे यदि हम बात करें और भी जो है थ्योरी ऑफ उद्विकास, तो उद्विकास का जो भी दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने भी दिया था। और लेमार्क भी कहे जाते हैं कि लेमार्क ने भी दिया था। ठीक है, लेमार्क के साथ साथ क्या क्या दिया जाता है? डी ब्रीज ने भी दिया था इस सिद्धांत को। डी ब्रीज ने भी इस पे काम किया था। ठीक है, डी ब्रीज ने भी इस पे बहुत अच्छा काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए वातावरण में तो क्या कहलाते हैं? तो उनका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन। सही उत्तर क्या होगा? उद्दीपन। जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उनमें से उनकी प्रति प्रतिक्रिया देना, उनको प्रतिबद्ध करना, तो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। एक तरीके से ये उद्दीपन की डेफिनेशन ही हो गई कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि उद्दीपन हम किसे कहते हैं। चलिए, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा तंतु पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है तो क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? देखो,
सबसे पहले परिवेश में रहने योग्य बनाती, यानी आपको क्या बताना है, इन्वायरमेंटल यानी उसके प्रति अनुकूलन, उसके प्रति अनुकूलन। एडेप्टेशन, एडेप्टेशंस तो इस डेफिनेशन किसकी हो गई, अनुकूलन की, एडेप्टेशन की डेफिनेशन हो गई। तो एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन तो एडेप्टेशंस क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ certain habitat that enable a plant or an animal to live in its surrounding are called adaptations। यानी जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, और हैबिटेट यानी आवास, स्थलीय आवास हो जाता है, यानी जैसे 3 प्रकार के होते हैं आपका, जल, थल, वायु। जैसे जलीय आवास तो जैसे हाइड्रा वगैरह है वो जलीय आवास। स्थलीय आवास है जैसे गाय है, ठीक है, मनुष्य है, ये स्थलीय आवास है। और आवास तो आप हैबिटेट समझते हैं, और जो उस वातावरण के अनुकूल अपने अपने आप को उस वातावरण के परिवेश में अपने आप को ढाल लेता है उसे अनुकूलन कहते हैं। चलिए, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश में किसका कथन है। इन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि योग्यतम की जो उत्तरजीविता का सिद्धांत है, आपको इस पे हाईलाइट करना है। योग्यतम की जो उत्तरजीविता का सिद्धांत है वह किसने दिया था, तो मैरी कुरिए ने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था, कि लुईस पास्चर ने दिया था। जल्दी से बताइए। तो चार्ल्स बेबेज तो इसमें से आउट ही हो जाए क्योंकि वो कंप्यूटर संबंधित है। लुईस पास्चर क्योंकि बायोलॉजी के हैं, चलेंगे। और मैरी कुरियन क्या है, एक केमिस्ट्री में आ जाती हैं, और बायो में भी इनका थोड़ा बहुत योगदान है, तो ये भी चलेंगे। लेकिन इसका सही उत्तर क्या रहेगा, हर्बर्ट स्पेंसर रहेगा। क्या रहेगा, हर्बर्ट स्पेंसर इसका सही उत्तर रहेगा। मेंडल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो मेंडल को किसके रूप में जाना जाता है, तो मेंडल को वैसे कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकता के जनक किसके रूप में जाना जाता है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये जीव शास्त्र के जनक और शारीरिक क्रिया शास्त्र के जनक। चलो इनको हम पहले समझ लेते हैं कि इनकी जनकों के बारे में। तो शरीर क्रिया विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्लाउड बर्नार्ड। क्या कहते हैं, क्लाउड। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, क्लाउड बर्नार्ड बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। भूगर्भ शास्त्र के जनक को क्या कहा जाता है, तो भूगर्भ शास्त्र के जनक को कहा जाता है जेम्स हटन। क्या कहा जाता है, जेम्स हटन। और आनुवांशिकता के जनक को आपने अभी अभी देखा है, क्या कहा जाता है, मेंडल। क्या कहा जाता है, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अरस्तु, अरस्तु। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, थियोफेस्टस, थियोफेस्टस, थियोफेस्टस। इसको नोट कर लीजिएगा आप, थियोफेस्टस। देखो, शरीर क्रिया विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, तो शरीर क्रिया विज्ञान के जनक को कहा जाता है, इसको दोबारा लिख दें इरेज करके, चलिए इसको दोबारा लिख देते। शरीर क्रिया विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, क्लाउड, क्लाउड बर्नार्ड। क्या कहा जाता है, क्लाउड बर्नार्ड। क्लाउड बर्नार्ड। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र के क्या, जेम्स हटन। क्या कहा जाता है इनको, हटन, जेम्स हटन। आनुवांशिकता के जनक को क्या कहा जाता है, मेंडल। क्या कहा जाता है इनको, मेंडल। जीवक के अरस्तु, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के थियोफेस्टस कहा जाता है इनको। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आनुवांशिकता जनक, आप सभी को पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगे जो
रेलवे के एग्जाम हुए उनमें साइंस यदि आती है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। 100% आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस सेशन से मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया? तो ग्रेगर जो मेंडल थे उन्होंने किस पौधे पर किया? उन्होंने किया आलू पर, मटर पर, चुकंदर पर, सेब पर। उन्होंने कहा मटर पर। किस पे किया? उन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किया। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए ग्रेगर जो मेंडल ने? 3 नियम दिए। तो पहला नियम दिया इन्होंने, हम आपको तीनों नियम बता देते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। पहला नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया प्रभाविता का नियम। किस पर दिया? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। ठीक है। सेकंड उन्होंने दिया, दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा पृथक्करण का नियम। किसका? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा और आखिरी इन्होंने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन 3 नियमों पर काम किया है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? आनुवांशिकी। देखो, जहां आनुवांशिकता की बात आ जाए वहां आनुवांशिकी से संबंधित है, और जहां आनुवांशिकी आ जाए वहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल आ ही जाएंगे। चलिए, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं जल्दी से। तो इनको क्या कहते हैं जल्दी बताइए। ऑटोक्राफ्ट कहते हैं, आइसोक्राफ्ट कहते हैं, एलोक्राफ्ट कहते हैं कि जीनोक्राफ्ट कहते हैं? जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए हम बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका आइसोक्राफ्ट। क्या होगा इसका? आइसोक्राफ्ट। तो समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। और जैसे जो व्यक्ति के दूसरे शरीर में एक दूसरे के स्थान ऊतकों का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? वो ऊतकों का प्रत्यारोपण कहलाता है ऑटोक्राफ्ट। क्या कहलाता है? ऊतकों का प्रत्यारोपण कहलाता है ऑटोक्राफ्ट। ठीक है। और किसी प्रजाति के प्राणी के अंग या ऊतक को दूसरी प्रजाति के प्राणी के सदस्यों में लगाना तो जीनोक्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोक्राफ्ट कहलाता है। ठीक है। किसी और असमान अंग लगाते हैं तो एलोक्राफ्ट कहलाता है। ठीक है। जैसे ऑटोक्राफ्ट किसे कहते हैं? तो ऑटोक्राफ्ट कहते हैं व्यक्ति के शरीर के किसी स्थान से दूसरे स्थान पर ऊतकों का प्रत्यारोपण करना। किसका? ऊतकों का प्रत्यारोपण करना। तो क्या कहलाता है? ऊतकों का प्रत्यारोपण करना। क्या कहलाता है? ऑटोक्राफ्ट। आइसोक्राफ्ट क्या कहलाता है? आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण करना। एलोक्राफ्ट क्या कहलाता है? तो एलोक्राफ्ट जो रहता है वो असमान अंग, क्या होता है? असमान अंग या असमान सदस्यों में अंगों का प्रत्यारोपण करना। जीनोक्राफ्ट क्या कहलाता है? किसी एक व्यक्ति के अंग किसी दूसरे व्यक्ति में लगाना। ठीक। चलिए, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक को क्या कहते हैं? उत्तरी शोषक, पश्चिमी शोषक, दक्षिणी शोषक की क्लोनिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पश्चिमी शोषक। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पश्चिमी शोषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो किससे किया जा? अंतरावस्था से किया जा सकता है, पूर्वावस्था से, मध्यावस्था से, कि जाइगोटीन अवस्था से किया जा सकता है? जल्दी से फटाफट बताइए। तो आपको एक अवस्था होती है इसमें। ठीक है। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, जाइकोटीन्स। तो क्या होता है इसका जो मध्यावस्था यानी मेटाफेज होती है, तो मेटाफेज में हम क्या होते हैं? अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। मेटाफेज में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जो कोश का चक्र होता है, सेल साइकिल होता है, उसमें एक क्या होता है? मध्यावस्था होती है। उस मध्यावस्था में गुणसूत्रों को
गिनने के लिए हम सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है, क्या मानी जाती है, गुणसूत्रों को गिनने की सबसे अच्छी अवस्था किसमें मानी जाती है, मध्यावस्था में मानी जाती है। चलिए, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो एक मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने, 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, और जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो सब में समान पाए जाते हैं, और जो एक जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, वो असमान पाए जाते हैं, जो कि यह चयन करते हैं कि जो वो मनुष्य है वह नर है कि मादा है। कौन चयन करता है, एक जोड़ी गुणसूत्र चयन करते हैं कि मनुष्य जो है वो नर है कि मादा है। चलिए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है खालिस्तान जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। किसका, जीवाणु जनित रोग है, आनुवांशिक, विषाणु, कवक जनित रोग है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ये क्या है, आनुवांशिक, जेनेटिक रोग है। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक रोग है। इसमें क्या होता है, जैसे 22 जोड़ी आपके गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी आपका लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या होता है, 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, 21वें जोड़ी का उसकी एक क्लोन बन जाता है, एक एक्स्ट्रा और क्लोन बन जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, विकार हो जाता है। क्या हो जाता है, विकार हो जाता है, जिसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जिसको क्या कहते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आरएनए एक बहुलक का अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो अब इसका आरएनए का पूरा फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइनोन्यूक्लिक एसिड, रेस्टोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, जब पूरा नाम पूछ ही लिया है तो डीएनए का बता दो। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, डीएनए, आरएनए। तो आरएनए का क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और इसका इसके आगे क्या लगता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक एमआरएनए, ठीक है, और एक आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं आपके, एमआरएनए, ठीक है, और टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, और एक और इसमें देख लीजिए, ये आरएनए वाला हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी, जैसे विकार 21वीं जोड़ी पे हो गया, ठीक है, 22 जोड़ी गुणसूत्र हमने बता दिए थे, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र बनाए। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक होता है XX, जो क्या है, यह निर्धारण करता है कि मनुष्य जो है वो क्या है, मादा है। और XY जो होता है वह ये निर्धारण करता है कि वो कौन है, नर है। ठीक है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि XX क्या है, तो आपको बता देना मादा है, और XY क्या है आपको बता देना है कि इसमें नर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होता है। तो इन्होंने पूछा है कि नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन सा आरएनए में उपस्थित होता है। ठीक है, आर उपस्थित नहीं होता है। तो जो जो होता है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो नहीं होता है वो तो पहला तो होता है साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल होता है, और क्या होता है आपका, ग्वानिन। तो इसमें डाइबोसोम में क्या नहीं होता है, इसमें थाइमीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें, थाइमीन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है,
चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए, सेशन को अंत तक देखने के लिए। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। आज के सेशन में हमने बायो को कंप्लीट किया था, जो कि आरआरबी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें या तो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री कवर करने वाले होंगे, और जो भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो रीजनिंग के टॉपिक्स हमारे स्टडी विद आर्था यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो भी और भी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बचेंगे वो भी हम आपके इसमें प्रोवाइड करा देंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।